आप अपने बोर्ड्स में कितना स्कोर करोगे ये इस बात पर डिपेंड ही नहीं करता कि आप कितना पढ़ते हो। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप आंसर किस तरीके से लिखते हो। अगर आपको सही आंसर लिखना नहीं आता तो आपके डेफिनेटली 10 से 15 नंबर हर पेपर में कटने वाले हैं। तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एक एवरेज और एक टॉपर स्टूडेंट के बीच में डिफरेंस होता है। अगर आपको एवरेज से टॉपर बनना है तो ये पॉइंट है आंसर टेक्निक का, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि पढ़ते कम है, लिखते कम है, लेकिन उनका लिखने का तरीका इस तरीके का होता है, उनकी राइटिंग टेक्निक ऐसी होती है कि उनको टीचर ज्यादा नंबर देते हैं। तो आज हम लोग डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे, विद सैंपल मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको बोर्ड्स के अंदर किस तरीके से लिखना है ताकि आपका एक भी मार्क्स ना कटे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं। बोर्ड एग्जाम टोटली एक साइकोलॉजी का गेम है कि आप किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करते हो और टीचर उसे किस तरीके से चेक करता है। अगर आपने टीचर के माइंड को पढ़ लिया ना, आप सिर्फ और सिर्फ टीचर को अपने पॉजिटिव चीजें दिखाओ, जो कि आप पढ़ के हो वही दिखाओ, फिर भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि यूज योर लैंग्वेज। हम क्या होता है कि हमें ना बुकिश लैंग्वेज ज़्यादा लिखने की कोशिश करते हैं, टेक्स्ट बुक वाली एज इट इज़ लैंग्वेज लिखने की कोशिश करते हैं। उसके दो घाटे हैं। सबसे पहला घाटा तो ये है कि आपको एग्जाम के अंदर भूल जाओगे आप उस लैंग्वेज को। वहीं पर ही अगर आपने वो आंसर अपनी लैंग्वेज में उसे रट ना करके उससे समझा है तो आप उस आंसर को कभी भी नहीं बोलोगे। तो सबसे फर्स्ट एडवांटेज तो ये है कि आपको अपनी लैंग्वेज के अंदर आंसर आसानी से याद भी होंगे और आप उसे एग्जाम तक याद भी रख पाओगे। और फिर उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैंने लिखी है कि आंसर्स विद कीवर्ड्स। आपको यहां पर कीवर्ड्स या फिर की पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए रखना है। अब आप बोलोगे कि भैया अगर हम हमारी लैंग्वेज में लिखेंगे तो हमारे मार्क्स तो नहीं कट जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जब कभी भी सीबीएसई आप चेक करने के लिए नोटबुक देते हैं तो टीचर्स को टेक्स्ट बुक नहीं देते, वो टीचर्स को देते हैं इस तरीके की आंसर की। जैसे कि आप लोग देख रहे हो इस आंसर की के अंदर मैं आपको हर एक चीज़ बताता हूँ कि कैसे आप लोगों के मार्क्स डिसाइड होते हैं। जैसे कि ये है इंग्लिश के सभी सब्जेक्ट की हम लोग डिस्कस करेंगे। राइटिंग सेक्शन के अंदर ये यहाँ पर है 5 मार्क्स का आपका लेटर टू एडिटर। अब इसमें यहाँ पर हर एक चीज़ के मार्क्स दिए हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर स्टूडेंट का फॉर्मेट सही है तो उसे 1 नंबर पूरा दिया जाएगा। देन फिर इसके बाद में अगर स्टूडेंट का कंटेंट सही है तो उसके लिए उसके 2 मार्क्स हैं, लेकिन उसके साथ में लिखा हुआ है कि हाफ पॉइंट फॉर द ईच कंटेंट पॉइंटेड एड्रेस सजेशन वगैरह जो भी आपने दिया है, जैसे कि इसमें 3 होते हैं तो उनका हाफ ऑफ मार्क्स है। इस तरीके से आपके मार्क्स डिवाइड करे गए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है कि आपके आइडियाज किस तरीके के हैं, और लास्ट में 1 मार्क है आपका यहाँ पर कि आपकी एक्यूरेसी कैसी है। मतलब एक्यूरेसी के अंदर आएंगी आपकी एक तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गया, और उसी के साथ में आपके कीवर्ड्स हो गए कि आपने किस तरीके के कीवर्ड्स को यूज में लिया है। आपके राइटिंग कैसी है, राइटिंग का यहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, मेनली होते हैं कि आपका कंटेंट सही होना चाहिए, और सेकंड है कि आपकी एक्यूरेसी सही होनी चाहिए। राइटिंग के बोर्ड्स के अंदर मार्क्स नहीं कटते हैं। अगर आपकी बैड हैंड राइटिंग है ना तो भी मैं आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अभी आप बोलोगे कि भैया ये तो हमने चलो मान लिया। अब मैथ्स के अंदर कैसा होगा। मैथ्स के अंदर देखो ये जो 25 वाला क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, ये यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है हाफ मार्क्स। अगर आप इसके अंदर फॉर्मूला लिख के और सिर्फ वैल्यू भी अगर डाल करके यहाँ पर भी छोड़ाते हो तो भी आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप तक आपने सॉल्व किया तो इसका हाफ मार्क्स है, और अगर आप आंसर तक आते हो, यहाँ तक आ गए तो फिर आपको यहाँ पर हाफ मार्क्स है। और फिर जब आपने इस तरीके से बताया कि ये फाइनल आंसर आपका ये था तो आंसर के सिर्फ और सिर्फ कितने नंबर हैं, वो है हाफ मार्क्स। अगर आपका आंसर रॉन्ग भी होता है तो भी आपको इस केस के अंदर 2 में से 1.5 मार्क्स आपको मिलेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगता है कि आंसर गलत तो मतलब पूरा गलत है, ऐसा नहीं होता। हर एक जो स्टेप वाइज मार्किंग होती है आपके बोर्ड एग्जाम में, अगर आपको कुछ पॉइंट भी अगर आप सही लिखते हो ना तो आपको उसके भी मार्क्स मिलते हैं, और टीचर हमेशा ये कोशिश करता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और इसी तरीके से हर एक जो क्वेश्चन है उसका वहाँ पर टीचर्स को दिया जाता है, एनसीईआरटी से दिया जाता है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करें, बुकिश लैंग्वेज को नहीं देखेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स को देखेंगे, और वो कीवर्ड्स जो कि एनसीईआरटी के अंदर होंगे। आपके आंसर के अंदर एनसीईआरटी के कीवर्ड्स होने चाहिए, एनसीईआरटी से आंसर आपका मैच करना चाहिए। ये नहीं होता कि आप ना टोटली वैसा लिखो, आप उसके जैसा लिख सकते हो, लेकिन उसमें जो पॉइंट पूछे गए हैं वो पॉइंट्स तो एटलीस्ट इंक्लूडेड हों। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है जैसे कि साइंस के अंदर। अब साइंस के अंदर मैं आपको एक बात दिखाता हूं कि यहाँ पे अगर आप एरो नहीं लगाते हो तो आपके यहाँ पर हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, और अगर आप सही डायग्राम बनाते हो
हो तो उसके यहाँ पर हाफ मार्क्स रहते हैं। तो टोटल डायग्राम की वैल्यू रहती है 1 मार्क की। इस तरीके से होता है, जैसे कि अगर आपने हाफ पॉइंट इसका सही लिख दिया, आपने ये फॉर्मूला सही लिख दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, तो इसका भी आपको यहाँ पर हाफ मार्क्स मिलने वाला है। इस तरीके से आपके मार्क्स डिवाइडेड होते हैं, हर एक पॉइंट वाइज यहाँ पे आपकी मार्किंग होती है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, जैसे कि मान लो कि आपको क्वेश्चन के अंदर बस छोटा सा नाम आ रहा है, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको एक प्रॉपर 0.5 के मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे भी लिखाते ना जूल्स हीटिंग लॉ, ये इस तरीके से पॉइंट भी लिख देते तो भी आपको यहाँ पर मार्क्स मिलते। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम के अंदर हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये बात है कि एनसीईआरटी के अंदर, इसी तरीके से एसएसटी के अंदर इस साल की जो आप लोगों की मार्किंग स्कीम है उसमें नहीं दिखाया गया है, लेकिन इसमें क्या होता है कि 7 से 8 पॉइंट्स टीचर को दिए जाते हैं, वो होते हैं एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी को यूज में लेकर के ही सीबीएसई अपनी आंसर की बनाता है और वही आंसर की टीचर्स को मिलती है, जिससे कि वो नोटबुक चेक करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपकी मार्किंग होती है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो ये है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, हम जब पेपर के अंदर जाते हैं ना तो हमारी हैंड राइटिंग है ना, फर्स्ट पेज किसी भी स्टूडेंट को देखो ना, भाई साहब क्या सुंदर हैंड राइटिंग होती है, और वहीं पर ही उसका लास्ट पेज जा करके देखो, लास्ट पेज के अंदर आपको समझ में आएगा क्या लिखा, लास्ट पेज को खत्म करते हैं चाइनीज़ के अंदर। तो ये गलती आपको नहीं करनी, आपकी हैंड राइटिंग जो है ना वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। मैंने ये नहीं बोला है कि गुड हैंड राइटिंग होनी चाहिए, अगर बैड है लेकिन फिर भी आपको है ना नीट एंड क्लीन उसे लिखना है थ्रू आउट द पेपर। एक जैसी हैंड राइटिंग रखो, ये नहीं कि पहले के 3 पेज तो बहुत सजा के इस तरीके से कर्सिव के अंदर लिख रहे हैं और लास्ट में चाइनीज में खत्म कर रहे हैं, ये गलती आपको नहीं करनी। देन फिर इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3, वो ये है कि कीप योर आंसर्स लॉन्ग इन पॉइंट्स। मतलब क्या है भैया, जैसे कि आपका लॉन्ग आंसर है तो आप उसको है ना A-B पॉइंट करके इस तरीके से आपको उसको पॉइंट्स के अंदर लिखने की कोशिश करनी है एज कंपेयर टू आप उसे पैराग्राफ में लिखेंगे। इससे आपको 2 बेनिफिट होंगे। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है आपके पास में, 3 मार्क के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो इसके लिए सफिशिएंट है कि आप 3 से 4 पॉइंट लिखें, 1 पॉइंट आप उसके अंदर एक्स्ट्रा लिख सकते हो। और वहीं पर अगर आप इसे पैराग्राफ में लिखोगे तो इसमें आपको एटलीस्ट 6 से 7 लाइनें लिखनी होंगी। इस तरीके से रहता है टीचर्स का चेक करने का तरीका। और जब आप पॉइंट्स में लिखते हो तो आंसर जो शॉर्ट होता है वो भी लॉन्ग दिखता है, और एग्जाम के अंदर आंसर बड़ा होना ज़रूरी नहीं है, आंसर को बड़ा दिखना ज़रूरी है। ये बात अपने दिमाग में डालो, क्योंकि टोटली ये जो गेम है आप लोगों का टीचर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है। टीचर को लगना चाहिए कि स्टूडेंट ने बड़ा लिखा है तो मतलब सही लिखा होगा। टीचर पढ़ने का ज़्यादा कष्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास में हज़ारों कॉपियों के ढेर होंगे, तो वो ये कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम खत्म करें, और जैसे लगेगा कि हाँ यार स्टूडेंट ने बड़ा लिखा है तो आंसर सही होगा, क्या पढ़ने की ज़रूरत है। देन फिर इसके बाद में जो पॉइंट नंबर 4 है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, चाहे से आपको उस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी ना आता हो, आप उस चैप्टर से रिलेटेड उसके अंदर कुछ भी लिखाओ, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेगा। वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि 0 मिल जाएगा, 0 तो वैसे भी मिलेगा अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे, लेकिन अगर हाफ या फिर 1 मार्क मिल गया तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके साथ में। एंड एक और बात यहाँ पे मैंने लिखी हुई है कि सेक्शन वाइज आपको ऑर्डर के अंदर रखना है। मतलब क्या भैया, मतलब ये कि अगर आप जैसे कि पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको सबसे फर्स्ट में ना सेक्शन ए आपने लिया, ठीक है। तो सेक्शन ए जब आप कर रहे हो तो उसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये इस सेक्शन वाइज आपके होने चाहिए। एक सेक्शन का एक नहीं होना चाहिए, नहीं कि ए सेक्शन में बी सेक्शन के भी क्वेश्चन है, सी के भी क्वेश्चन है। इससे क्या होगा कि आपका कचरा सा हो जाएगी आपकी नोटबुक, और अगर नोटबुक कचरा हुई, टीचर का दिमाग खराब हुआ, वहीं पर ही आपके मार्क्स रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर 50 मार्क्स आ रहे थे तो वो रिड्यूस होकर के 30 हो जाएंगे, क्योंकि टीचर को गुस्सा आएगा तो आपके मार्क्स डायरेक्टली उसके मूड के ऊपर डिपेंड करते हैं। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है कुछ मिस्टेक्स जो कि आपको एग्जाम के अंदर नहीं करनी, उसके बाद में हम लोग सैंपल देखेंगे। वो ये है, सबसे पहली मिस्टेक जो है वो है कि कटिंग इन पेपर। थोड़ी सी गलती हुई, इस तरीके से काटा, दूसरा इस तरीके से काटा। ऐसे अगर काटा पीटी ज़्यादा करोगे ना एग्जाम के अंदर, आपकी नोटबुक अच्छी नहीं दिखेगी, और जो अच्छा दिखता है उसी को ही ज़्यादा नंबर मिलते हैं। ये बात रियल है, जिसकी नोटबुक जितनी ज़्यादा अच्छी रहेगी उसको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। आप कोशिश ये करो कि नीट एंड क्लियर में आप काम करने की कोशिश करो, स्पेस दे दे करके आपको लिखना है। आपके आंसर के अंदर एक एक, जैसे कि आप है ना एक लाइन के अंदर है ना 10 वर्ड्स तो मैं ज़्यादा नहीं लिखना, ठीक है। 10 वर्ड से ज़्यादा आपको उसमें नहीं लिखना है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। 10 वर्ड से ज़्यादा आपको उसमें किसी भी केस के अंदर नहीं लिखना है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है
वो है हमारा बैड हैंड राइटिंग का। अब क्या करें भैया, अगर हमारी हैंड राइटिंग बड़ी ही खराब है, हमें ही लिखा हुआ समझ में नहीं आता, तो क्या करें? इसके अंदर ना राइटिंग के मार्क्स नहीं मिलते, बोर्ड्स में राइटिंग के मार्क्स नहीं मिलते, टोटली मिलते हैं कि आपने किस तरीके की ग्रामर यूज़ में ली है, आपकी स्पेलिंग के अंदर कितनी गलतियां हैं, ये डिपेंड करता है। आपको ये ध्यान रखना है, राइटिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। अगर ये दोनों मिस्टेक्स नहीं है तो आपका आंसर जो है वो टीचर को अच्छा लगेगा और आपको उसमें मार्क्स मिल जाएंगे। और हैंड राइटिंग अगर खराब है तो थोड़ा थोड़ा बस नीट एंड क्लीन करने की उसको कोशिश करना, ताकि कोई समझ सके, उसे पढ़ सके, ठीक है। फिर इसके बाद में ये है हमारा सैंपल कि आपको किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे फर्स्ट में यहाँ पे मैंने लिखा है सेक्शन ए। जो भी आप सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं उसको आपको सबसे स्टार्टिंग में लिखना है। अब इसके अंदर है एमसीक्यू क्वेश्चन, तो आंसर नंबर 1 डाला और यहाँ पे मैंने एक लाइन का स्पेस छोड़ा है, क्योंकि मुझे आंसर्स को बड़ा दिखाना है, ये दिखाना है कि मेरे को बहुत कुछ आता, तो मैं बहुत कुछ लिख के आया हूँ पेपर के अंदर। देन फिर इसके बाद जैसे कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर है ए, तो आप सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन नहीं लिखेंगे, आप उसको क्लियरली लिखोगे कि भैया वो ऑप्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है। फिर इसी तरीके से बी ऑप्शन के अंदर जैसे कि ये है 1 डायोप्टर है, तो आपको एज इट इज लिखना है। लेकिन अगर बीच में नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप स्पेस छोड़ देना, लास्ट के अंदर आप इसमें तुक्का मार सकते हो, ठीक है। तो ये सब बातें आपको एमसीक्यू के लिए याद रखनी है। अब ये हमारा सेक्शन ही यहीं पे खत्म होता है। अब इसके बाद में सेक्शन बी को आपको इस पेज से स्टार्ट नहीं करना है, नया सेक्शन के लिए आप न्यू पेज लेंगे, क्योंकि पेजों की बहुत, आपकी जो नोटबुक होती है उसके अंदर 50 पेजेस आएंगे, 50 पेज सफिशिएंट होते, किसी भी स्टूडेंट से नहीं भरते। तो ये आपको ध्यान रखना है। आराम से नए पेज के अंदर फ्रेश सेक्शन की स्टार्टिंग करेंगे और वहीं पे ही हम लोग सीक्वेंस वाइज उसके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। अब जैसे कि ये सेक्शन बी है, अब आपको मान लो कि एक क्वेश्चन आया और उसके अंदर आपको 3 पॉइंट आते, लेकिन वो है 4 या फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप उसके अंदर ना पॉइंट्स को बनाना सीखो। जैसे कि ये है यहाँ पर कि फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, तो सबसे पहला है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, ये ए पॉइंट हो गया। आपको बी भी आता है, सी भी आता है, लेकिन 2 पॉइंट और लिखना है आपको। तो आप क्या करो कि ये जो पहला पॉइंट है, इसी पॉइंट को ये ना अपनी लैंग्वेज के अंदर दूसरे करके लिख दो। जैसे कि इसमें मैंने लिख दिया कि एज वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ वायर द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। क्या लिखा मैंने? लिखा वही है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया कि वायर की लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो इससे टीचर को लगेगा कि यार आंसर बड़ा लिखा है, तो आपको इसमें फुल आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और फिर इसके बाद में जब भी आपका आंसर कंप्लीट हो तो एटलीस्ट आपको इसके बीच में स्पेस में 2 लाइनें छोड़नी हैं, क्योंकि अगर आप इसके अंदर स्पेस नहीं दोगे, गचड़ पचड़ नहीं रखनी, भाई दिखना चाहिए यार, बड़ा बड़ा स्टूडेंट लिख के आए, ठीक है। फिर अगर जैसे कि न्यूमेरिकल आ गए या फिर आप मैथ्स का एग्जाम दे रहे हो, तो उसके अंदर आपका अटेम्प्ट करने का तरीका अलग होगा। आप उसमें सबसे फर्स्ट लिखोगे कि गिवन क्या है, गिवन आपने लिखा। देन फिर उसके बाद में लिखोगे टू फाइंड क्या है, आपको यहाँ पर वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, तो आपने लिखा कि वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है। फिर उसके बाद में आपका सॉल्यूशन रहेगा और जो आंसर होगा आप उसको ब्रैकेट में बंद कर देना, क्योंकि कई बार ऐसा हो कि टीचर बहुत ज़्यादा जल्दी के अंदर देखा कि हाँ यार आंसर सही है, तो फुल 3 मार्क्स दे दिए, स्टेप्स के मार्क्स ही कट नहीं हुए। ऐसा बहुत बार होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देन फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो ये है कि आप टीचर को वही दिखाओ जो कि आप उसे दिखाना चाहते हो। मतलब क्या हुआ भैया? मतलब सिंपल सा ये है कि आप टीचर को हाईलाइट करके दिखा दो कि सर, जैसे कि इसके अंदर आंसर में लिखा हुआ है कि द राइज ऑफ प्रिंट कल्चर इन इंडिया ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। तो आप टीचर को बोल रहे हो कि 19th सेंचुरी अवेकनिंग सोशल लाइफ ऑफ वुमेन। टीचर देखेगा कि इसने की पॉइंट्स को हाईलाइट किया, मतलब इसका आंसर सही है, तो इसे फुल मार्क्स दे दिए जाए। इस तरीके से आप ना टीचर को वही दिखाओ जो कि आप पढ़ के आए हो, जो कि आपको आते हो, उसे हाईलाइट कर दो। क्योंकि हम टीचर को पूरा आंसर पढ़ने को मजबूर नहीं करें, वो देखेगा 19th सेंचुरी सोशल लाइफ ऑफ वुमेन, ठीक है, फुल मार्क्स। इसी तरीके से द बंगाली वुमेन कैलाशी बाई देवी, ठीक है। अब इस तरीके से आपने उनका नाम हाईलाइट कर दिया, तो आप इस तरीके से पॉइंट्स हाईलाइट कर दो ताकि टीचर को लगे कि हाँ यार ये बहुत ज़्यादा पढ़ के आए। तो उससे हमें एक इल्यूजन क्रिएट करना है एग्जामिनर के माइंड में। देन फिर इसके बाद में जो हमारा 6th पॉइंट है, मतलब एक डायग्राम के लिए, डायग्राम आपको हमेशा ही पेंसिल से ड्रॉ करना है, ठीक है। पेंसिल से आप उसे ड्रॉ करेंगे और ब्लू पेन ही आपको यूज़ में लेना है एग्जाम में, और कोई पेन आपको यूज़ में नहीं लेना, ब्लैक नहीं लेना, रेड नहीं लेना, ग्रीन नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ ब्लू पेन आपको यूज़ में लेना है। डायग्राम पेंसिल से ड्रॉ करने और उनकी लेबलिंग एक तरफ करनी है।
एरो करके आप उसको लेबल कीजिए कि वो क्या है, और लास्ट में आप लिख दीजिए जैसे कि डायग्राम ऑफ फ्लावर है। देख रहे हो मेरा फ्लावर कितना अच्छा है। देन फिर जब आपका पेपर खत्म हो जाए तो आप उसके अंदर लास्ट में दी एंड लिख सकते हो, और लास्ट वाला पेज अगर आप रफ वर्क के लिए लेना चाहते हो तो उसे भी आप ले सकते हो, उसके ऊपर बस रफ वर्क आपको लिखना है। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जिससे कि आप बोर्ड्स के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो और लाइक करो और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आप लोग उस नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।